सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। बुझा बुझा चेहरा, नम आंखें और तल्ख लहजा, ये सब नजर आया कल जब लॉन्ग मार्च के लिए होने वाले पीडीएम के इजलास के बाद ऑपोजिशन रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू करने आए। और ऐसा होना भी था क्योंकि आसिफ अली जरदारी के मुतालबात पूरे करना शायद नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान के लिए मुमकिन ही नहीं। पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर दिल बर्दाश्ता पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान किसी से कुछ बात किए, किसी को कोई बात सुने बगैर लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का ऐलान करके चलते बने। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों को वाबस्ता करने के हवाले से 9 जमातें इसके हक में पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है कि हम अपनी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ रुजू करेंगे और उसके बाद फिर हम पीडीएम को अपने फैसले से आगाह करेंगे। हमें उनके फैसले का इंतज़ार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाएगा। मरियम नवाज ने उन्हें रोकने की कोशिश की, उन्हें रोकती रह गई, मगर मौलाना फिर भी ना रुके। मगर कल के बुझे बुझे मौलाना फजलुर रहमान के लहजे में आज एक रोज बाद शदीद सख्ती नजर आई और मौलाना ने पीपल्स पार्टी को वार्निंग भी दे दी। कहा कि पीडीएम में 9 जमातें एक तरफ और पीपल्स पार्टी दूसरी तरफ है। पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा जमहूरियत की बात करती है। पीपल्स पार्टी को मोहलत दे दी है, वो 9 जमातों का एहतराम करे। मौलाना फजलुर रहमान ने बड़े वाज़े अंदाज में यह भी कहा कि पीडीएम के नुकात में यह कहीं नहीं लिखा कि इस्तीफों का ऑप्शन लास्ट होगा या इस्तीफे एटम बम हैं। जब पीडीएम बना रहे थे तो उसमें इस्तीफों का ऑप्शन रखा गया था। क्या कहा मौलाना ने आज इस बारे में, यह भी सुनिए। जब पीडीएम बना रहे थे तो उसमें हमने इस्तीफे का ऑप्शन रखा है और ये नहीं कहा गया उसमें कि ये लास्ट ऑप्शन होगा एटम बम की तरह। कल 10 जमातों में से 9 जमातों की राय ये थी कि हम जाएं तो इस्तीफे देंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं कर रही थी। पीपल्स पार्टी को मोहलत दी गई चंद दिन की कि आप अपने सीएसी के पास जाएं, उनके सामने 9 जमातों का मौक़िफ़ रखें। पीपल्स पार्टी तो सबसे ज़्यादा जमहूरियत की बात करती है, तो पीडीएम में 9 जमात एक तरफ है ना, और फिर आप हमें बताएँ कि अब आपका मौक़िफ़ क्या है। तो मौलाना फजलुर रहमान यहाँ रुके नहीं, बल्कि उन्होंने मजीद कहा कि उन्हें पीपल्स पार्टी के अब मौक़िफ़ का इंतजार है और खुदा करे उन्हें ये बात समझ आ जाए। मजीद क्या कहा मौलाना ने, सुनिए। 9 जमातों का मौक़िफ़ इस पर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने आ गया है और पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ का इंतज़ार है। खुदा करे कि उनको ये बात समझ में आ जाए और 9 जमातों की राय का एहतराम करें और वो पीडीएम के रुकन रहें, उनके साथ रहें। हम उनको अपने साथ रखना चाहते हैं। तो पीपल्स पार्टी के इस रवैये के बाद क्या मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग पीपल्स पार्टी के इस रवैये से मायूस हैं? उन्हें कितना मजीद वक्त देना चाहते हैं? और अगर उस वक्त देने के बाद भी पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने पर राजी ना हुई, नून लीग तो उनको ये ऑप्शन दे चुकी कि वो सिर्फ कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दें, अभी सिंध हुकूमत से इस्तीफे ना दें, तो फिर इन दोनों जमातों का मौक़िफ़ क्या होगा, फिर पीडीएम का मुस्तकबिल क्या होगा? इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। एहसन इकबाल साहब, मौलाना साहब आज ये कह रहे हैं कि कहीं नहीं लिखा था चार्टर में कि जी इस्तीफे लास्ट ऑप्शन होंगे और ये एटम बॉम्ब होंगे। तो ये पीपल्स पार्टी ने जो कल किया है, मौलाना साहब और आप दोनों नाराज हैं, कोई मायूसी है आप लोगों को पीपल्स पार्टी के इस रवैये से? देखिए, जो कल इजलास हुआ उसमें 9 जमातों का ये मौक़िफ़ था कि हमें लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफे देने चाहिए और अगर तमाम जमातें मिलकर मुस्ताफ़ी हो जाती हैं उससे इस पूरे सिस्टम पर इतना बड़ा एक वार होगा कि ये जो एक रेत का किला है ये गिर जाएगा और हम नए इंतखाबात की तरफ बढ़ेंगे। चूँकि 850 सीटों में से अगर 425 सीटों से अपोजिशन मुस्ताफ़ी हो जाती है तो फिर कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जिससे ज़िमनी इलेक्शन कराए जा सकें। इतने बड़े स्केल के ऊपर फिर जनरल इलेक्शन ही हो सकता है। तो यकीनन इससे हमें कुछ जिसे कह लीजिए कि एक डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि कल अगर सब जमातें फैसला करती तो एक बड़ी तक़वियत मिलती, लेकिन पीपल्स पार्टी एक अलहदा जमात है, उसकी अपनी पॉलिसी है, उसने वक्त मांगा है
और हम पीडीएम में सारे फैसले इत्तफाक राय से करते हैं, तो इस वजह से कल ये नहीं हो सका। उस पर हमें थोड़ी सी एक धचका लगा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे पीडीएम की जो स्ट्रगल है वो मुतासर नहीं होगी, क्योंकि हम सब यकसू हैं और अवाम की हमायत पीडीएम को हासिल है। आपने देखा है कि जितने हालिया ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें लोगों ने पीडीएम के नुमाइंदों को कामयाब किया है। तो अब गेंद जो है वो पीपल्स पार्टी के कोर्ट में है। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी सीईसी जहां 9 जमातों ने फैसला किया उनके साथ ही फैसला देगी, ताकि हम सब मिलकर आगे बढ़ सकें। लेकिन ऐसा सब इतनी अहम मीटिंग से पहले तो सीईसी की अपनी मीटिंग्स हर जमात की होती हैं। ज़ाहिर है आपकी भी 1-2 रोज़ पहले बड़ी तवील मीटिंग हुई थी, उसमें मुशावरत होती है। मुशावरत तो इस जो इत्तेहाद का इजलास होता है उससे पहले होती है, उसके बाद तो मुशावरत नहीं होती। तो पीपल्स पार्टी ने ये पहले से होमवर्क क्यों नहीं कर रखा था? इस पर एतराज़ किया किसी जमात ने कल? जी देखिए, वो सारी बातें हुई हैं, लेकिन उनकी ये थी कि हमारे पास सीईसी की तरफ से इस्तीफा देने का मैंडेट नहीं है, और हम अब दोबारा चाहते हैं कि सीईसी को 9 जमातों के इस इत्तफाक राय से आगाह करें। और चूंकि पहले हमें मैंडेट नहीं मिला, हम उनके सामने ये तजवीज़ पेश करके मैंडेट लेकर ही अपनी मौक़िफ़ दे सकते हैं। तो हमने उन्हें एक मौका दिया है, और मैं समझता हूँ कि वो एक जमहूरी पार्टी है, उनका भी एक माजी है, और वो ज़रूर एहतराम करेंगे। पाकिस्तान की तमाम पार्टीज जो एक पेज के ऊपर हैं, वो भी चाहेंगे कि उसी पेज के ऊपर आएँ, ताकि हम इस सिस्टम से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल कर सकें। तो ऐसा सब लेकिन अगर वो इसके खिलाफ फैसला करते हैं जी, तो इससे फिर वो इसका मतलब है कि वो 9 जमातों से अपनी राह जुदा करना चाहते हैं, जो कि एक लॉस होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ ही शामिल रहेंगे। तो ऐसा सब अगर वो फिर ये फैसला इस हक में नहीं करते, इस्तीफे देने पर राजी नहीं होते, तो फिर ये पीडीएम पीपल्स पार्टी के बगैर चलती रहेगी, या फिर महसूस करते हैं कि एक बड़ा डेंट इसको लगेगा और हुकूमत को एक रिलीफ मिलेगा? देखिए, जो भी कोई पीडीएम को छोड़ेगा उसे डेंट लगेगा, पीडीएम को डेंट नहीं लगेगा, क्योंकि पीडीएम इस वक्त पाकिस्तान के लोगों की एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, चारों सूबों के अवाम की उमंग की नुमाइंदा है कि इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए, इस मुल्क में पार्लियामेंट का एहतराम किया जाए, अदलिया की आज़ादी का एहतराम किया जाए, इस मुल्क के अंदर आज़ादी राय का इजहार जो है उसका हक माना जाए, और जो अवाम के सियासी और मुआशी हकूक़ हैं उनको रिस्पेक्ट किया जाए और यकीनी बनाया जाए। ये वो बुनियादें हैं कि जिसके ऊपर आज पाकिस्तान के लोग पीडीएम की पुश्त पर खड़े हैं, और वो इस हुकूमत से निजात चाहते हैं कि जिस हुकूमत ने अवाम के लिए महंगाई, बेरोजगारी और एक लाकानूनियत अब नाजिल कर दी है, और मुल्क दिन ब दिन बिगड़ रहा है, वो चाहते हैं सूरत हाल को बदला जाए और हम एक नए इंतखाब के जरिए एक हुकूमत चुने जो इन मसाइल को हल करे। लेकिन साहब, अभी कल जो पीपल्स पार्टी का रवैया था, फिर क्या इसको ये जमहूरी रवैया कहा जा सकता है? चूंकि जमहूरियत तो अददी अक्सरियत के साथ जाना होता है। जब 9 जमातें एक बात पर मुत्तफिक हैं और उस इत्तेहाद के सरबरा भी उन 9 जमातों में ही शामिल हैं, तो फिर एक जमात का इस तरह से वीटो कर देना उस फैसले को, क्या ये जमहूरी रवैया है आपकी नज़र में? देखिए, ये हर जमात की अपनी पॉलिसी होती है, और अगर पीपल्स पार्टी ने इससे इख्तलाफ किया है और कोई मोहलत मांगी है, हम उसके लिए, चूँकि जो एक लार्जर कॉज है, जो एक बड़ा फ़ायदा है, वो तभी हम हासिल कर सकते हैं जब सब इकट्ठे चलें। तो इत्तेहाद की एक अपने डिविडेंड होता है, तो उसके लिए कुछ आपको कुर्बानी देना पड़ती है। हमने ये कुर्बानी दी कि उनकी बात मानी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी 9 जमातों के फैसले का एहतराम करेंगे और जल्द हमारे साथ शामिल होंगे। लेकिन साहब, कल जो कुछ हुआ उससे ऐसा लगा कि मौलाना साहब सिर्फ एक अलामती सरबरा है, उनके पास कोई डिसीजन पावर नहीं है, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। 9 जमातों की हिमायत के बावजूद भी वो पीपल्स पार्टी को मनाने में, अपना फैसला करवाने में नाकाम रहे। तो मजमूई तौर पर क्या उनको इन 11 जमातों ने कोई पावर नहीं दी हुई? नहीं, जब इस तरह के इत्तेहाद बनाए जाते हैं जिसमें सब पार्टियां मुख्तलिफ मंशूर और प्रोग्राम रखें और वो किसी एक कॉमन एजेंडे पर आएँ, तो इससे पहले भी जब MRD, ARD और दूसरे इत्तेहाद बने थे, उनका यही असूल होता था कि सारे फैसले जो हैं वो इत्तफाक राय से करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि कंसेंसस के साथ आप सबको साथ लेके चल सकते हैं और एक इज्तिमाई कुव्वत में इजाफा होता है। तो इसमें भी हमारी यही हमेशा कोशिश रही है कि अब तक जितने फैसले हुए हैं उनमें इत्तफाक राय को बरकरार रखा जाए और सबकी ओनरशिप हो, और कोई आपस में ऐसी बदएतमादी नहीं होनी चाहिए। तो अब ये एक सूरत हाल है, अगरचे अगर
पीपल्स पार्टी हमारे साथ शामिल होती तो कल ही अगर हम लॉन्ग मार्च का ऐलान कर पाते और इस्तीफों का ऐलान कर पाते तो उससे ये हुकूमत बिल्कुल हिल जाती। लेकिन मैं समझता हूँ उनका हक है, उन्होंने टाइम लिया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द अपनी सीईसी से कोई खातिर खा और मुस्बत फैसला लेकर हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। तो ऐसे में कल जो गुफ्तगू ज़ाहिर है बिलावल साहब, गिलानी साहब और जरदारी साहब ने की होगी, उससे आपने नतीजा क्या निकाला? क्या सिंध हुकूमत को पीपल्स पार्टी बचाना चाहती है या नेशनल असेंबली से भी इस्तीफे नहीं देना चाहती, किसी एक जगह को सेव करना चाह रही है? स्टेक बहुत बड़ा है सिंध में, इसलिए वहाँ से नहीं देना चाह रही है, नेशनल असेंबली पे भी उनको एतराज़ है? देखिए, इसके बारे में तो खुद पीपल्स पार्टी ही बेहतर तर्जुमानी कर सकती है कि उनकी क्या कंसिडरेशंस हैं। हमारी तरफ से तो ये भी ऑफर थी कि अगर वो सिंध या सूबाई असेंबलियों से पहले मरहले में इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते तो हम इसे मरहलावार कर सकते हैं और पहले हम सब मिलकर कौमी असेंबली से मुस्ताफ़ी हो जाएं और बाद में दूसरे मरहले में सूबाई असेंबली से इस्तीफ़ा दें। लेकिन उनका ये ख्याल था कि वो अभी किसी भी किस्म के इस्तीफ़े के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ऐसा अभी कुछ दिन पहले की बात है, बिलावल साहब एक जलसे में खड़े होकर बड़े जोशीला अंदाज से कह रहे थे कि अगर वफाकी हुकूमत को गिराने के लिए मुझे अपनी सिंध हुकूमत भी कुर्बान करना पड़ी तो मैं कर दूंगा। इतनी जल्दी ये सोच में बदलाव कैसे आ गया? क्या ये सेनेट इंतखाबात दरमियान में आ गए, गिलानी साहब वहाँ इलेक्ट हो गए, उसके बाद पार्लिमानी सियासत करने का ख्याल आ गया? उस अभी चंद दिन पहले तक तो हुकूमत गिराने के लिए कुर्बानियाँ देने की बातें हो रही थी। देखिए, इसके लिए तो बेहतर है कि आप पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा से पूछें कि भाई ये तब्दीली या चेंज ऑफ हार्ट क्यों हुआ है। मैं तो यही कहूँगा कि हम अभी उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ शामिल होंगे और हम सब मिलकर इस हुकूमत से जल्द अज जल्द निजात हासिल करें, क्योंकि जो एक आम आदमी है उसके सब्र के सारे पैमाने लबरेज हो चुके हैं। यकीन कीजिए, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी की इस वक्त सतह है, वो नौजवानों में मायूसी फैला रही है। गरीब आदमी किस तरह जिंदा रहता है, किस तरह वो आटा खरीदता है, किस तरह वो घी खरीदता है, किस तरह वो बच्चों को दूध ला के देता है, किस तरह वो उनकी फीसें भरता है, किस तरह वो बिजली के बिल उतारता है, कैसे वो गैस के बिल उतारता है, इसके बारे में शायद मैं और आप यहाँ तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये वही बता सकता है जिस पे गुजर रही है। तो इसलिए ये सब कुछ जो कि इस हुकूमत की नाअहली और नालायकी की बदौलत है, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही कमाल है। ये आप देखिए, सुबह से शाम तक इनके वजीर अपना काम करने की बजाय टीवी पे बैठ के ऑपोजिशन को जुगते मारते हैं और ऑपोजिशन के खिलाफ ये अल्फाज कशी करते हैं, तनकीद करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो ये इससे ज्यादा इनके पास कोई विजन नहीं है। वजीर आजम साहब, अगर बिजली महंगी हो जाती है तो तर्जुमानों का इजलास है, अगर मुल्क में तेल की कमी हो गई है तो फिर तर्जुमानों का इजलास बुला लिया, अगर मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ गई है तो फिर तर्जुमानों का इजलास है, अगर कश्मीर हाथ से निकल गया फिर तर्जुमानों का इजलास है। तो ये तो तर्जुमानों के सिर पे चल रहे हैं। सोशल मीडिया पे ट्रेंड बना के समझते हैं कि हमने हुक्मरानी का हक अदा कर दिया है। हुक्मरानी करने के लिए बहुत संजीदगी चाहिए, तजुर्बा चाहिए, फरासत चाहिए, फहम चाहिए, कारकर्दगी चाहिए और सलाहियत चाहिए। ये सब चीजों से आ रही है। ना इनका कोई रोड मैप है, ना इनका कोई विजन है, ना इनके पास कोई टीम है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मुझे 3 नाम ले दीजिए इस हुकूमत में जिनको नाम सुन के आप में कोई कॉन्फिडेंस या एक इंस्पिरेशन आए कि भाई ये 3 नाम बड़े काबिल हैं या ये बंदे बड़े कारगर हैं, ये मुल्क को इस बहरान से निकाल लेंगे। एक बंदे का आप नाम नहीं ले सकते कि जो बंदा ये कारकर्दगी दिखा सके या जिसके ऊपर आप एतमाद कर सकें कि ये बंदा इन बहरानों से इज मैन ऑफ क्राइसिस या दिस पर्सन विल रियली बी ए सोर्स ऑफ सम सोल्यूशन मुल्क के लिए लेकर आएगा। एक से एक इन्होंने जो है गाली गलोच करने वाला वजीर आजम के गिर्द किचन कैबिनेट जो है वो सब उन लोगों की है जो अपोजिशन को गालियां निकालते हैं, शाम को वजीर आजम से शाबाश वसूल करते हैं और अगले दिन की गालियां लिखने पे लग जाते हैं वो। तो ये इस तरह गाली गलोच से तो हुकूमतें नहीं चलती। हाँ, लेकिन ऐसा कल के इजलास में क्या वो जो लॉन्ग मार्च का दौरानिया था वो भी डिस्कस हुआ? पीपल्स पार्टी को उस दौरानिए पर भी क्या एतराज़ है? चूंकि उनकी अपनी एक तारीख है धरनों के खिलाफ हमेशा बात करने की, धरने को वो नहीं, वो तो देखिए, पीपल्स पार्टी इस बात पे तो रजामंद हो चुकी थी कि यह धरना चलना चाहिए जब तक कि हमारे मकासद हासिल नहीं होते। लेकिन उनको जो इतराज़ है वो इस्तीफ़ों के ऊपर है। वो अभी इस्तीफ़े देने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये एक बुनियादी फ़र्क था हमारा और उनका, और हम उम्मीद करते हैं कि इस पे वो कोई मुस्बत सोच और फैसले के साथ वापस आएंगे इंशाल्लाह। और क्या मियाँ साहब की वापसी, हसन साहब, एक बड़ा बुनियादी मुतालबा है और सीरियस मुतालबा था, संजीदा मुतालबा था ये आसिफ अली जरदारी की जानिब से?
देखिए, वो कोई ऐसा संजीदा मुतालबे वाली बात नहीं। मेरा ख्याल है कि कल हमें थोड़ा सा दुख हुआ है, जो आसिफ जरदारी साहब की गुफ्तगू थी उसको थोड़ा सा उन्होंने उस पैराए में किया है, जिससे कि अगर इज्तनाब किया जाता तो बेहतर होता। ये सब जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कैद भी काटी है, और उन्होंने अपनी माँ और अपने बाप को अपने हाथों से लहद में उतारने का हक भी सरेंडर किया है अपने असूलों की खातिर। और उन्होंने अपनी बीमार बीवी को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के इन हुक्मरानों के इंतकामी एजेंडे के आगे जेल जाना कबूल किया, लेकिन सरेंडर नहीं किया अपने असूलों को। तो जिस शख्स ने इतनी बहादुरी से तमाम मुसीबतों का सामना किया हो, उनके भाई अभी तक वो सामना कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब। हमजा शहबाज 22 महीने रहा, मरियम नवाज जेल जा चुकी है, मुस्लिम लीग नून का हर सफ़े अव्वल का लीडर जो है झूठे मुकदमात में जेल देख चुका है। मैं और शायद खाकान अब्बासी सजाए मौत के कैदियों की चक्की में जेल काट आए हैं। तो हमें कोई ताना नहीं दे सकता कुर्बानियों का कि हमारी कुर्बानी किसी से कम है या किसी की किसी से ज्यादा। इसी तरह पीडीएम के अंदर जितनी जमातें बैठी हैं, चाहे वो अख्तर मैंगल की है, चाहे वो हासिल बजिंजो की है, चाहे वो महमूद अचकज़ई की है, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान की है, चाहे वो असफर वली की है, ये सब जमातों की एक तारीख है कुर्बानियों की। तो यहाँ पर किसी की कुर्बानी किसी से ना ज्यादा है ना कम है, सारे के सारे अपने अंदर एक कुर्बानियों का इंसाइक्लोपीडिया है। तो लिहाजा हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि वो वजूहात जिनकी वजह से हमने ये सख्तियां काटी हैं, उस बुनियादी मर्ज का हम इलाज करें, ताकि आइंदा हमारी आने वाली नस्लों में कोई इस किस्म की मुसीबतें ना झेले, किसी को आने वाले दौर में इस तरह के इंतकामी एजेंडे से ना गुजरना पड़े। ये मुल्क कानून की हुक्मरानी पे चले, लोगों के बुनियादी हकूक महफूज हों, ये मुल्क फले और फूले। और ये तभी होगा कि जब हम इस मुल्क की सियासत को मजबूत करेंगे। सियासत मुस्तहकम होगी तो उससे मईशत तरक्की करेगी, और मईशत तरक्की करेगी तो दिफा मजबूत होगा। जब तक इन तीनों पहियों को आपस में हम आहंग नहीं किया जाएगा, तो खाली टैंकों, तोपों, मिसाइलों से मुल्क का दिफा नहीं हो सकता, जब तक कि उसकी पोस्ट के ऊपर एक मजबूत सियासी ढांचा और मजबूत मईशत भी ना खड़े हों। लेकिन ऐसा तो अभी तक जब से पीडीएम बनी है उस वक्त से अगर हम देखें किसी जमात को सबसे ज़्यादा सियासी फ़ायदा हुआ तो वो पीपल्स पार्टी है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी के मौके पर जब मरियम साहिबा वहाँ गई, मज़ार पर हाजिरी दी, वहाँ जीए भुट्टो के पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे लगे। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेटर इलेक्ट हुए, वो पूरी पीडीएम ने मिलकर करवाया। नून लीग को अब तक इस पीडीएम के बनने के बाद से क्या फ़ायदा हासिल हुआ है सियासी तौर पर? देखिए, ये हमारे पेश नज़र ये नहीं है कि नून को क्या फ़ायदा हुआ या किसी पार्टी को क्या फ़ायदा हुआ। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की जमहूरियत को क्या फ़ायदा हुआ। पीडीएम के इश्तराक से पूरे मुल्क के अंदर एक यकसुई आई, और हमने जो एक पब्लिक ओपिनियन फॉर्मुलेशन की है उसने हुकूमत पे दबाव डाला। और हमारी जद्दोजहद का आपने देखा नतीजा के चारों सूबों के अंदर हुकूमत जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए उनमें चारों शाने चित नीचे गिरी है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और मुस्लिम लीग नून ने नौशहरा के अंदर भी पीटीआई को शिकस्त दी जो उनकी होम ग्राउंड थी। तो हर पार्टी को इसमें फायदा भी मिला है, और हम असल में अपने जाती फायदे से ज्यादा उस कलेक्टिव गुड पे यकीन रखते हैं कि हमारे मुल्क का भला होना चाहिए। ये जद्दोजहद किसी एक पार्टी या हुकूमत को लाने की नहीं है, ये इस मुल्क की बुनियाद को ठीक करने की है कि इस मुल्क को आइन के ऊपर चलाया जाए। इस मुल्क के अंदर जो आइन के अंदर हकूक दिए गए हैं उनका एहतराम किया जाए। इस मुल्क का हर इदारा अपने दायरे कार में काम करे। इस मुल्क के अंदर जो इंटरनल टेंशन है उसे खत्म करें, ताकि ये मुल्क अपना इकोनॉमिक पोटेंशियल रियलाइज कर सके। और ऐसे तो वो चेयरमैन सेनेट वाले इलेक्शन में 7 मुस्तरद वोटों का जो मामला था, कल वो भी ज़ेर बहस आया, और कुछ रहनुमाओं ने ये भी बताया कि पीपल्स पार्टी ने खुद हमें गिलानी साहब के नाम के ऊपर मोहर लगाने का कहा था कि यूसुफ और गिलानी के दरमियान में मोहर लगानी है, और फिर उसके बाद वो वोट मुस्तरद हो गए। तो ये वाकई खुद पीपल्स पार्टी की जानिब से ये हिदायत थी, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं था कि जी इस बारे में कुछ लोगों का था, राय थी जो उन्होंने इजहार किया, लेकिन जो मीटिंग की गुफ्तगू है वो मैं बाउंड हूं कि उसको मीडिया पे ना करूं। लेकिन जो सेनेट सेक्रेटेरिएट ने हदायत दी थी उसके मुताबिक वो सातों के सातों वोट वैलिड वोट हैं और वो शुमार होने चाहिए थे। और मैं समझता हूं कि उन्हें रिजेक्ट करके सरकारी उम्मीदवार को अकलियत में होने के बावजूद जिताने का सामान किया गया है।
लेकिन ऐसे साहब उनकी जमात तो आपकी जमात को पॉइंट आउट कर रही है कि चूंकि गिलानी साहब के साथ आपकी खातून कैंडिडेट नहीं जीत सकी, वहाँ तहरीक इंसाफ जीत गई, तो अब आप लोगों ने गिलानी साहब से उसका बदला लिया है। देखिए, जो यूसुफ रजा गिलानी साहब की जीत वाला मामला है वो इस लिहाज देखना चाहिए कि उनके मुकाबले में हुकूमत के वजीर खजाना उम्मीदवार थे जिनकी मुआशी पॉलिसियों से पूरा मुल्क नाला है और खुद हुकूमती अरकान भी नाला है, और उनका जो अपना कॉन्डक्ट है वो ये है कि वो असेंबली भी कभी नहीं तशरीफ लाते और ना अरकान असेंबली को कभी दस्तयाब होते हैं, ना मिलते हैं, उनके मसाइल भी नहीं सुनते। तो उनके खिलाफ एक बड़ा गम गुस्सा था जिसपे खुद हुक्मरान जमात के अरकान ने उनके खिलाफ वोट दिया। अब ऐसा जिस तरह हुकूमत अब इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रही है, आज प्राइम मिनिस्टर ने स्पीकर असेंबली को खत भी लिखा है, कुछ दिन पहले तक आप लोग भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, तो क्या वाकई इलेक्शन कमीशन के अमले को चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इसी हुकूमत का लगाया हुआ है उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए या अभी वो अपना काम जारी रखें? आपकी नज़र में दुरुस्त काम देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जब NS-75 में हुकूमत की चोरी पकड़ी तो उससे ये अब उस हमला कर रहे हैं इदारे के ऊपर। ये इमरान खान साहब जो इदारों के एहतराम का लेक्चर दिया करते थे और बड़े मुबल्लग बने हुए थे, अब आपने देखा है ना कि जब उनके मफाद पे चोट पड़ी है, चोरी पकड़ी गई, तो अब ये किस तरह इलेक्शन कमीशन पे हमला आवर हो गए हैं, किस तरह कहते हैं कि हम आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स करेंगे। ये एक फैशिस्ट हैं, इनके ज़हन में हर चीज इनकी मर्जी से हो, इट इज आइदर हिज वे और हाईवे, जो इनकी पे नहीं चलेगा वो मतरूक हो जाता है, वो चोर हो जाता है, वो डाकू हो जाता है, वो गद्दार हो जाता है। तो इस तरह तो मुल्क और जमहूरियत नहीं चल सकते। इमरान साहब एक वन पार्टी स्टेट बनाना चाहते हैं कि जहां पे वो शहंशाह बन के हुक्मरानी करें और जो कोई उनके खिलाफ बोले या उनके खिलाफ फैसला दे उसको रोन दें। तो ये कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं हम बनने देंगे सर। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिसका आइन है, जिसके अंदर लोगों के हकूक हैं और हम उनके लिए खड़े होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, सेक्रेटरी जनरल नून लीग सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मरियम नवाज की जमानत का हुक्म फौरी तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की नैब की दरखास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को नैब की दरखास्त पर तफसीली जवाब दाखिल करने का हुक्म देते हुए मरियम नवाज को भी 7 अप्रैल को पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट से मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरखास्त मुस्तरद हुई तो नैब लाहौर ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज को नए शवाहिद के साथ 26 मार्च को दोबारा से पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिया। नैब ने नोटिस में सवालात उठाए हैं कि मरियम नवाज बताएं कि 2008 में 1,15,27,000 शेयर्स खरीदने की सोर्स ऑफ इनकम क्या है, 3 गैर मुल्की शख्सियात के साथ मुआहदों की असल दस्तावेजात और हुसैन नवाज को शेयर्स मुंतकिल होने का असल मुआहदा भी साथ लाने का हुक्म दिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट में दी गई दरखास्त में नैब का यह मौक़िफ़ था कि मरियम नवाज की सियासी मसरूफियात के बाइस उन्हें कुछ वक्त के लिए तलब न करने का फैसला किया गया था, लेकिन उन्होंने इसका नाजायज फायदा उठाया और मुस्तकिल तौर पर एहतसाब के अमल को चैलेंज किया। मरियम नवाज की जानिब से कौमी इदारों के खिलाफ बयानबाजी की जाती रही, जिसका बुनियादी मकसद नैब का शरीफ खानदान की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात की तहकीकात में रुकावट डालना और उन पर असरअंदाज होना है। मरियम नवाज ने मुबैना तौर पर अवाम में इश्तियाल अंगेज बयानात देते हुए अमन व अमान को चैलेंज किया है। मरियम नवाज चौधरी शुगर मिल्स केस में 11 अगस्त 2020 को आखिरी बार नैब लाहौर में पेश हुई थी और ठीक 7 महीने बाद मरियम नवाज को नैब ने दोबारा किया है। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद और सस्सी पलीजो साहब हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो कल जो कुछ पीडीएम के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि मौलाना फजल रहमान और नून लीग पीपल्स पार्टी से कुछ नाराज़ और कुछ मायूस भी हैं। मौलाना फजल रहमान ने आज जो गुफ्तगू की उसमें बड़ा वाज़ेह उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ों का ऑप्शन हमारे नुकात में कहीं नहीं लिखा था कि वो लास्ट होगा और ये इस्तीफ़े एटम बम होंगे। क्या मौलाना साहब ने कहा, एक बार ज़रा फिर सुन लीजिए, मेहमानों का आपसे तारुफ करा दें फिर गुफ्तगू करते हैं। पीडीएम बना रहे थे तो उसमें हमने इस्तीफे का ऑप्शन रखा है और ये नहीं कहा गया उसमें कि ये लास्ट ऑप्शन होगा एटम बम की तरह। कल 10 जमातों में से 9 जमातों की राय ये थी कि हम जाएं तो इस्तीफे देंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं कर रही थी।
पीपल्स पार्टी को मोहलत दी गई चंद दिन की कि आप अपने CAC के पास जाएं, उनके सामने 9 जमातों का मौक़िफ़ रखें। पीपल्स पार्टी तो सबसे ज़्यादा जमहूरियत की बात करती है, तो PDM में 9 जमात एक तरफ है ना, और फिर आप हमें बताएं कि अब आपका मौक़िफ़ क्या है। तो PDM ने पीपल्स पार्टी को मोहलत दी है कि अपनी CEC के पास जाएं और फिर इस मौक़िफ़ को, PDM के मौक़िफ़ को उनके सामने रखें और फिर PDM को जवाब दिया जाए। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और ससी पलीजो साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। ससी साहबा, अब ये PDM ने आपको मोहलत दे दी, मौलाना साहब की बात आपने सुन ली, इस्तीफ़ों का ऑप्शन लास्ट ऑप्शन तो नहीं था। कल पीपल्स पार्टी पर ये इस्तीफ़ों वाले स्टांस से क्यों पीछे हट गई जब 9 जमातें एक तरफ हैं? बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल PDM के जो भी फैसले होते हैं उसमें पहले तो फैसले से पहले सारी चीज़ें ज़ेर बहस आती हैं सरबराही इजलास में और दूसरे जो इजलास हैं। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल जो इस्तीफ़ा के हवाले से जो भी ये मरहला है उस हवाले से कभी ये नहीं कहा कि ये ऑप्शन ही नहीं हो सकता। हमने तो इस्तीफ़ाएँ कलेक्ट भी कर ली कौमी असेंबली के हमारे मेंबर से भी और सूबाई असेंबली से भी। हमने कहा ये बिल्कुल आखिरी ऑप्शन होगा। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले हम अपनी CC के पास ही गए थे, मीटिंग हुई थी, हमारी लीडरशिप पूरी बैठी थी, चारों सूबों के हमारे मेंबर्स उसमें थे। तो उन्होंने, आपको पता है कि इस्तीफ़ाओं के हवाले से उस तरह जो है आमादगी ज़ाहिर नहीं की थी। हाँ, लॉन्ग मार्च के हवाले से आपको पता है कि सिंध में तो हमने तैयारियां भी एक तरह से शुरू कर दी थी और डिवीजन के लेवल पर भी, ज़िले के लेवल पर भी रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी चीज़ें, तो हम तो कभी भी इस चीज़ से नहीं हटे हैं। लेकिन बात यह है कि आखिरी ऑप्शन को हम पहले कैसे, लेकिन ससी साहब, मौलाना साहब PDM के सरबराह हैं और बड़ा वाजे उन्होंने आज ये कहा कि ये इस्तीफ़ों का ऑप्शन कहीं नहीं लिखा कि लास्ट ऑप्शन था, ये किसी भी वक्त इस्तेमाल हो सकता था। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को भी ज़रा गुफ्तगू में शामिल कर लें। डॉक्टर साहब, अब ये जो कल पीपल्स पार्टी की जानिब से सामने आया, मौलाना साहब और नून लीग अभी बज़ाहिर इनसे थोड़ा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, शायद आने वाले दिनों में एक साथ फिर ये बैठे नजर आए। हुकूमत के लिए ये थोड़ा वक्ती ही सही लेकिन एक रिलीफ की सूरत में सामने आया। आप इस पर मुतमईन नजर आ रहे हैं कि कम अज़ कम एक दरार की इब्तिदा तो हुई PDM में? देखिए जी, मेरा अपना अगर आप पर्सनल ओपिनियन लें तो मैं तो हमेशा से ही कहती थी ये अलायंस चलनी बड़ी मुश्किल है। वो वजह ये है कि ये एक ऐसी अलायंस है जिसका अपनी, एक पीपल पार्टी की अपनी सोच है, नून लीग वालों की अपनी सोच है, और उस सोच के साथ इकट्ठा चलना जो है इनके लिए बड़ा मुश्किल है। अब देखिए, वो तो बात आप सारी छोड़िए, जो इन्होंने नंबर 1 ये कहा कि भाई हम अभी रिज़ाइन नहीं करेंगे और मौलाना साहब रूठ के और नाराज़ होकर चले गए। जो अहम चीज़ है कि इजलास के दौरानिया में जो बात जरदारी साहब ने की वो बड़ी अहम थी। उन्होंने कहा कि आप बाहर बैठ के कोई मुहिम नहीं चला सकते, आप वापस पाकिस्तान तशरीफ़ लेके आइए। ये एक सबसे अहम बात उन्होंने कही, जिसके ऊपर आपको पता है तिल मिला के मरियम नवाज़ ने बहुत गुस्से का इजहार किया कि उनकी, आपको पता है कि उनकी जान ख़तरे में। अभी तो मुझे ये समझ नहीं आ रही उनकी जान आया बीमारी से ख़तरे में है या यहाँ किसी ने उनको कोई थ्रेट किया कि कुछ कह देना। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जब वो गए थे यहाँ से आज से 1.25 साल पहले, तो हम तो ये उम्मीद रखते थे, और मैं ख़ास तौर पे, क्योंकि उस वक़्त मैंने कहा था कि उनकी तबीयत उस वक़्त एक्चुअली ख़राब थी और मैं एक्सपेक्ट करी थी ये जाके अपना इलाज करवाएंगे। या तो इलाज करवाया और हमें नहीं बताया इन्होंने। अब तो उनकी तबीयत बिल्कुल 1.25 साल हो गया, माशाल्लाह शाश बशाश है, और यहाँ से वो बतौर मफरूर हैं, वो वापस आने को तैयार नहीं है, क्योंकि जेल गुजारनी बड़ा मुश्किल काम है। जरदारी साहब ने ठीक कहा, मैंने तो 14 साल जेल में गुजारी, ये 14 महीने भी इनके लिए गुजारने मुश्किल हो जाते हैं। मकसद ये है, और दूसरी जो अहम बात उन्होंने कही वो भी आपको उस पर भी ज़रूर कुछ ना कुछ आप डिस्कस कर लीजिए कि इसहाक डार साहब को क्यों नहीं भेजा वोट डालने के लिए। अरे इसहाक डार तो सबसे बड़ा ख़तरा है नून लीग के लिए। वजह यह है कि जब 2002 के अंदर इसहाक डार साहब ने 40 सफ़े का एक पूरा पलंदा बनाया था, इनकी सारी ट्रांजैक्शंस, इनकी सारी मनी लॉन्ड्रिंग लिख के साइन कर, डॉक्टर साहब ये तमाम तो वो मुतालबात हैं जो इससे पहले हुकूमत किया करती थी, कोशिशें भी किया करती थी, ये तो हुकूमत के करने के काम थे। अब जरदारी साहब ने ये बातें तो की हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि हुकूमत का ही काम आसान उन्होंने कर दिया, चूंकि हुकूमत तो अब तक ये करने में कामयाब नहीं हो सकी। नहीं, आप मुझे एक छोटी सी बात मैं बताऊं। जरदारी साहब ने जो करना था इनके साथ वो तो कर दिया। उन्होंने जिलानी साहब को इलेक्ट करवाना था, वो करवा लिया। उन्होंने समझदार, ही इज़ अ सेंसिबल पॉलिटिशियन, उन्होंने करवा लिया, अपना बंदा बना लिया। इनको बताइए
नून लीग को या इसमें अपना मौलाना साहब को क्या मिला। तो अब मकसद ये है कि मैं तो पहले से भी कभी परेशान नहीं थी इस पार्टी की वजह से, इन पार्टियों की ये झमघटा जो बना हुआ है ना, और वो चूचू का मुरब्बा, ये जिस दिन आप यकीन करें नून लीग और मौलाना साहब को चाहे कुछ ना मिला, हुकूमत की भी तो हार हुई है। जरदारी साहब ने गिलानी साहब को इलेक्ट करवाकर हुकूमत को भी तो शिकस्त दी है। देखिए मकसद ये है, हमने उस वक़्त भी कहा था, ये सुनने वाले होते ना, इनको दे वुड हैव रियलाइज्ड कि हम जो बात करते हैं वो इज्तिमाई फ़ायदे की बात होती। जब इनको कहा था आप ओपन इलेक्शन रखें तो सबको फ़ायदा होना था इस बात का, इन्होंने वो करने नहीं दिया। इन्होंने अपना, क्योंकि इनको आदत है ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग, इन्होंने वो काम किया। एंड ऑफ द डे आज जो मर्ज़ी ये बोलते रहे, अब भी जब हम कहते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए बैठे तो सबका इज्तिमाई फ़ायदा होगा इसके अंदर। कल जो एक उम्मीद हो रही थी कि कल शायद कोई आर या पार हो जाए, वो भी नहीं हो सका। शशि साहब, क्या अब ये पीपल्स पार्टी की शर्त है कि मियाँ साहब वापस आएँ तभी इस्तीफे दिए जाएंगे, या मियाँ साहब वापस आकर इस तहरीक में शामिल हों, फिर जेल जाना है तो सबने मिलकर जाना है, जैसे जरदारी साहब ने कल कहा था? क्या शर्त रखी है पीपल्स पार्टी ने PDM के सामने? देखिए अरबाब, जो कल जो भी ज़राए के हवाले से खबरें आई हैं उस पर ज़ाहिरी बातें वो क्या पता उसमें कितनी गहराई थी नहीं थी, वन साइडेड एक चीज़ थी। सिर्फ जरदारी साहब ने तो बात नहीं की होगी, सामने मियाँ साहब ने भी की होगी, उनका बयानिया तो बिल्कुल सामने नहीं आया। जरदारी साहब को बार बार कोट किया जाता है मेरे ख्याल में, तो ये अक्स करने वाली चीज़ जो है ये मफरूज़ों पे ज़्यादा है। लेकिन बहरहाल ज़ाहिरी बातें, कल मीटिंग हुई थी और सबने अपनी अपनी बात रखी थी। साहब, उस मीटिंग में एहसन इकबाल साहब मौजूद थे, मियाँ साहब ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया था। उस पर मरियम साहिबा ने जवाब दिया था कि जरदारी साहब आप भी वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, उसी तरह मियाँ साहब भी वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, और मैं अपने वालिद को यहाँ पर कातिलों के आगे उनके हवाले नहीं कर सकती। अरबाब साहब, एक तो ये कि मैं आपकी भी बात का जवाब देती हूँ। एक तो हमारी बहन यास्मीन साहिबा जो है वो पहली बात ये कि मैं उनकी बातों से एग्री नहीं करती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़े ही मुस्बत सोच से और हकीकी तौर पर एक जमहूरी इत्तेहाद, जमहूरी पार्टियों का, जमहूरी क़ुव्वतों का, उस हवाले से इसकी शुरुआत की थी और मेज़बानी की थी। PDM बना था, PDM ने बड़ी कामयाबियाँ जो है वो समेटी हैं। ये कह देना कि कुछ नहीं मिला, लाहौर का जलसा, ये वो कुछ भी नहीं। ज़मीनी इंतखाबात हो या सेनेट के इलेक्शन हो, मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या दूसरी जमायतें, PDM ने बहुत कामयाबियां हासिल की हैं। अब कुछ चीज़ों पे वो हमारा राइट है कि हम अपनी बात रखें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अहम जमायत है, वो अपनी ज़रूर उनके लीडर्स बात रखेंगे और उन्होंने रखी भी है। और PDM के सारे लोग जो है बड़ी फराखदिली से वो एक दूसरे की बात सुनते हैं, समझते हैं। और यही बात कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौलाना साहब ने उन्होंने कहा दिया, पीपल्स पार्टी CC के पास जाएगी, हम जाएंगे अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास। डॉक्टर यास्मीन साहब, अब लगता है कि पीपल्स पार्टी मनाने में मौलाना साहब को, नून लीग को कामयाब हो जाएगी। कुछ मुलतवी जरूर हुआ है धरना, लेकिन ये कैंसिल नहीं हुआ, और इसको PDM में कहीं किसी दरार के तौर पर ना लिया जाए और PDM आगे एक साथ ही चलती दिखाई दे रही है। शशि साहिबा की बातों से तो ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है। मेरा ख्याल है, मैं तो आपको जिस तरह बताया है कि जो भी इनके दरमियान चल रहा है, आप छोड़िए परे, जो बेचारे नून लीग वाले हैं उनके आपस में वैसे ही दरारें पड़ी हुई हैं। आपको पता है कि वो दो ख़ानदानों का वैसे झगड़ा चल रहा है, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब का, एक तरफ नवाज़ शरीफ साहब का। नवाज़ शरीफ की बेटी जो हैं वो डिटर्मिन्ड हैं, वो कहती हैं क्योंकि मैं वर्से में ये जो तख्त है ये मेरे पास आना है, जिस तरह की वो बहस। तो हमें कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल हर बंदे का जमहूरी हक़ है, आप एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, कभी किसी ने मना नहीं किया, आप 100 दफ़े करें। लेकिन जिस तरह का ये एहतजाज मिल जुल के कर रहे हैं, ये हमें बिल्कुल परेशान नहीं करता। और मैं आपको बिल्कुल यकीन से बताती हूँ कि ये जब से चला है काम, मैंने हमेशा कहा कि एहतजाज पे हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, आप जारी रखिए अपना एहतजाज। अहम चीज़ है सोच समझ के अपना इकट्ठ किया करें। वजह यह है, 2 मिनट तो बंदा सोचता है ना। नवाज़ शरीफ साहब जिनकी बेटी, जिनको बहुत मोहब्बत से अब पीपल पार्टी वाले मरियम बीबी करके बुलाते हैं, नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो ख़ुद तो एब्सकॉन्डर हैं, सुप्रीम कोर्ट से वो डिस्क्वालीफाई हुए हुए हैं, मुल्क से वो बाहर बैठे हुए हैं, इंग्लैंड में वो तशरीफ़ फरमा हैं, दुनिया पैसा वो लूट के यहाँ से जाके बाहर तशरीफ़ रखते हैं। पनामा लीक्स में अंदर उनका नाम ऊपर था सबसे, एज द मोस्ट करप्ट लीडर।
और इसी बेसिस के ऊपर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी इन्हीं चीज़ों पे हुई है और सारी दुनिया में हमने बदनामी भी उठाई। ये तो कोई चलें, गाली बहुत नहीं बहुत कर शुक्रिया रहा। डॉक्टर तो मेरा यास्मीन ख्याल है, राशिद साहिबा, सस्सी पलीजो साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई से गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक के बाद जब भी इस तरह के किसी एहतजाज की बात होती है तो फिर मुल्क की इकॉनमी पर भी एक ख़तरा मंडलाने लगता है। कोविड-19 आया और फिर जिस तरह पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी मुल्क में होती है तो उसके बाद ये ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। आरिफ हबीब साहब एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और वफाकी हुकूमत का ये दावा है कि वो मुल्क को मुआशी बहरान से निकाल कर बहाली की राह पर डाल चुकी है। टेक्सटाइल की बरामदात बढ़ रही हैं, तरसीलात ज़र में इस वक्त रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है और हुकूमत के मुताबिक डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर भी मुस्तहकम हो रही है। बस मुल्क में बढ़ती महंगाई के अलावा मुल्क की मईशत के तमाम अशारिये ही मुस्बत हैं। ऐसे मुस्बत अशारिये का क्या फ़ायदा जो महंगाई में कमी ना ला सके और आम आदमी की ज़िंदगी आसान ना कर सकें। मुआशी अशारिये मुस्बत हैं तो गर्दिशी कर्जा आखिर क्यों बढ़ रहा है? अगर सिर्फ पिछले 7 माह की ही बात करें तो जुलाई से जनवरी तक 7 माह में गर्दिशी कर्ज 180 अरब रुपए बढ़ा है और अब तक पावर सेक्टर का मजमूई कर्जा 2331 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान रहा था और 100 इंडेक्स 3056 पॉइंट्स गिरा भी था। इंडेक्स 42,000 की सतह पर बंद हुआ था। बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा मुल्क की मुआशी कमजोरी का सबब बनेगा और सनतें भी पैदावारी अमल जारी नहीं रख पाएंगी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है तो इसका फ़ायदा एक आम आदमी को क्यों नहीं पहुँच पा रहा? आखिर हर महीने अशियाए ज़रूरियत की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं और हुकूमत इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? और क्या ये सूरत हाल इसी तरह चलती रहेगी या इसमें मुस्तकबिल में बेहतरी के इम्कानात हैं? इसी पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे आरिफ हबीब साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सरबर हैं आरिफ हबीब ग्रुप के। आरिफ साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। आरिफ साहब, इस वक्त हमारे मुल्क की इस इकॉनमी को मजमूई तौर पर आप इस हुकूमत के 3.25 साल बाद गुजरने के बाद क्या आगे की जानिब जाता हुआ देख रहे हैं, मुस्तहकम होता देख रहे हैं, या आपको भी कुछ एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं ख़ासतौर पर हुकूमत की इकनॉमिक टीम पर? आई थिंक हुकूमत टू हुकूमत जो है वो एनालिसिस करना वो इतना फेयर नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बहैसियत मजमूई हमको जो है एनालाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान के क्या मसाइल रहे हैं और पाकिस्तान क्या उन मसाइल से नबरद आजमा होने में कामयाब हो रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँगा कि आपको मैं पीछे ले जाऊँगा और मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ जो है वो पावर शॉर्टेज का बहुत बड़ा मसला था और जो है वो बहुत हद तक जो है वो हमें जो है वो लोगों को जो है पावर अवेलेबल नहीं होता था। काफ़ी हद तक जो बंद, फिर ये कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब थी। सिक्योरिटी सिचुएशन जो है उसमें लोग बाहर से आना जो है वो अपने आप को महफूज नहीं समझते थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें जो है वो अब ख़त्म हो गई हैं। बजट डेफिसिट का मसला जो है वो रहा था, वो बजट डेफिसिट का मसला अभी भी है। फिर उसके बाद बीच में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो उसका मसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो सरप्लस में कन्वर्ट हो गया है। तो वो बहुत बड़ी रकम थी, एक वक्त में वो 18 बिलियन से ज़्यादा हो गया था, उसके बाद के साल में वो $12 बिलियन था। अब ये करंट ईयर में जो है ये सरप्लस चल रहा है। आई थिंक ये खुशाइंद बात है। रेमिटेंसेस जो है वो में काफ़ी इजाफा हुआ है, ये एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो खुशाइंद बात है। फिर अभी रोशन डिजिटल अकाउंट का इजरा हुआ है, उसमें जो है वो हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज जो है वो भेज रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही अपने इंट्रो में जो है वो बताया कि जो आम आदमी को जो है वो महंगाई का मसला है, वो महंगाई का मसला है। आपने बहुत सही कहा कि ये मसला जो है गर्दिशी कर्जे का जो है वो मसला है, हाई कॉस्ट ऑफ पावर जो है वो इसका मसला है। इन चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक कि जो है वो महंगाई का ताल्लुक है, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से दो चीज़ें जो है वो हमारे लिए काफ़ी जो है वो परेशान कौन है। एक तो ये है कि हमारा रुपया काफ़ी तेज़ी से जो है वो डीवैल्यू हो गया था और डीवैल्यू होने की वजह से ज़ाहिर वो फिर इंटरनेशनल जो चीज़ें इंपोर्ट होती हैं उसमें जो है वो महंगी हो गई। दूसरा ये है कि इंटरनेशनल कमोडिटीज मार्केट जो है वो भी बढ़ गई हैं अनफॉर्चुनेटली। तो वो जो बढ़ गई हैं तो उसकी वजह से जो है वो जितनी भी इंपोर्टेड
कमोडिटीज़ है उसकी लागत जो है वो ज़्यादा है। इसके साथ साथ लोकल भी जो है ज़ाहिर सपोर्ट प्राइस वीट का बढ़ गया, शुगर केन की प्राइस जो है वो बढ़ गई, तो ये शुगर की जो है प्रोडक्शन की लागत जो है उसकी वजह से जो है वो बढ़ गई है। इंटरनेशनल मार्केट ये सारी जो कीमतें बढ़ रही हैं, जो ये लागत बढ़ रही है, इतना तो ज़ाहिर गवर्नमेंट का ही काम था। करंट अकाउंट डेफिसिट अगर कम हो रहा है तो वो आपकी मेरी और एक आम आदमी की जेब से ही निकल कर जा रहा है, जब भी कम हो रहा है। हुकूमत तो कहीं अपने जो आमदनी के ज़राए हैं उनको नहीं बढ़ा रही। गर्दिशी कर्जे से मुतालिक हमें उमर अयूब साहब भी बताया करते थे असेंबली में खड़े होकर कि 18 माह बाद हम दिसंबर 2019 में इसको ख़त्म करने जा रहे हैं। वो ख़त्म नहीं हुआ, आज वो 2,500 अरब के करीब पहुँच गया है। तो ये फिर किस तरह से ये चीज़ें कंट्रोल होंगी, इकॉनमी बेहतरी की जानिब किस तरह से जाएगी? देखिए, आपने बिल्कुल ये सही कहा कि जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत की है, और हुकूमत ही अंडर प्रेशर जो है वो रहती है, क्योंकि आम आदमी जो है वो तकलीफ में रहता है, जो है मुतमिन नहीं होता। लेकिन कुछ चीज़ें जो अच्छी हुई हैं वो अच्छी चीज़ों को हमें पाकिस्तान की अच्छी चीज़ों को रिकग्नाइज करवाना चाहिए, ताकि लोग जो है हमारी मईशत में काम करते हुए कंफर्टेबल फील करें, और जो मुश्किलात हैं उनको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। सब अपने तय उसको कंट्रीब्यूट करें। फॉर एग्जांपल, मुझे लगता है कि हमारी एग्रीकल्चर पे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो पिछले सालों में थोड़ी कम हुई। अब इस दफ़ा ये वीट की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, लेकिन इंटरनेशनल प्राइसेस और सपोर्ट प्राइस ज़्यादा होने की वजह से मुझे लगता है कि ये बहुत कम चांसेस हैं कि महंगाई को कम किया जा सके। इसका हल मेरी नज़र में ये है कि लोगों की आमदनी को बढ़ाया जाए, और लोगों की आमदनी जो है वो ऐसे बढ़ेगी कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में एक्टिविटी बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ तेज बढ़ेगा, तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी। लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो उनकी प्राइस और वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने मुलाजमीन के लिए तनख्वाहें बढ़ाएं, प्राइवेट सेक्टर को चाहिए कि वो लोगों की तनख्वाहें जो है वो बढ़ाएं। लेकिन आरिफ साहब, ये तमाम जो तजावीज़ आप दे रहे हैं, ये इस कोविड के बाद वाले पीरियड में इसको मुमकिन कैसे किया जा सकता है? इस पौने 3 साल दौर को इस हुकूमत के अगर हम 2 हिस्सों में तकसीम करें, एक प्री कोविड और एक पोस्ट कोविड, तो ये कोविड के बाद कितना डेंट हमारी इकोनॉमी को लगा और उससे हम किस हद तक अब रिकवर कर सकें आपके ख्याल में? आई थिंक जो कोविड के बाद जो है वो चीज़ों में तो बेहतरी आई है। फॉर एग्जांपल, जो हमारा रेवेन्यू का टारगेट है, वो रेवेन्यू का टारगेट जो है वो कोई 4700 बिलियन के करीब है। मुझे लगता है कि 100-200 बिलियन मुमकिन है कि कम हो, लेकिन 4500-4600 बिलियन जो है वो का रेवेन्यू मुझे लगता है कि अचीव हो जाएगा, जो पिछले साल के 3800-3900 बिलियन के मुकाबले में एक रीजनेबल जो है वो इंक्रीज होगा। लेकिन वो आप कहा कि काफ़ी है तो काफ़ी नहीं है, नाकाफ़ी है, क्योंकि फिर जो बजट डेफिसिट एज ए जीडीपी परसेंटेज जो है वो भी फिर ज़्यादा है, उसको कम करने की ज़रूरत है। और उसको कम करने के तरीके ये हैं कि आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ तवज्जो दें, आप जो है वो जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करें, ताकि बजट के ऊपर जो है वो बोझ कम हो। इंटरेस्ट रेट को जो है वो काबू में रखें, ताकि आपकी जो डेट सर्विसिंग कॉस्ट जो है उसके ऊपर बजट पर बहुत ज़्यादा बोझ होता है, उसको जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। तो ये 3-4 एरियाज हैं कि जहाँ से आप ठीक कर सकते। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो बेहतर होंगे इंडिकेटर्स, तो फिर बिजनेसेस चलेंगे तो लोगों को रोजगार के मौके जो है वो हासिल होंगे। लेकिन आरिफ साहब, ये अब हर थोड़े दिन बाद हमारे मुल्क में एक ये सियासी अदम इस्तेहकाम जो आता है, अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाती है, एक ऐसा लगता है कि एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी पैदा होने जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में ये बिजनेस को, इकॉनमी को भी डिस्टेबलाइज करता है, इफेक्ट होता है इसका इस पूरी सूरत हाल पर? आई थिंक उसका कुछ हद तक होता है, लेकिन मेरी नज़र में ये मीडिया में ज़्यादा क्राइसिस है। ये तो डेमोक्रेसी में तो ये होता ही है कि जो है अपोजिशन का काम ही ये है कि वो हुकूमत को ऑन टोज रखे, और अगर ये थिन मेजोरिटी है तो वो डेफिनेटली उनको जो है ये काम होगा। तो उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा, अब जैसे सेनेट में अभी जो मुझे लगता है कि वोटिंग हुई, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा जो चेयरमैन के इलेक्शन में जो वोट पड़े
वो वोट तो जितने पड़ने चाहिए थे वो पड़े मेरी नजर में, क्योंकि 47 वोट कहा जाता था कि पीटीआई के हैं, तो 48 वोट पड़े, तो एक वोट ही जो है उनको जो पढ़ना चाहिए उससे ज्यादा पड़ा। बाकी जो हुकूमत की नुमाइंदे को, जो सॉरी पीडीएम के नुमाइंदे को जो पढ़ने चाहिए वो वोट तो उतने ही पड़े जितने पढ़ने चाहिए थे, लेकिन वो रिजेक्शन की वजह से बहुत ज्यादा शोर शराबा। जब भी इस तरह की कोई पॉलिटिकल खबर आती है तो उससे फिर हमारी स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट करती है, वो कई हजार पॉइंट्स उसके गिर जाते हैं, फिर जब वो सियासी सूरत हाल बहाल होती है तो फिर वो अप होना शुरू हो जाते हैं। तो उससे बहरहाल क्या कारोबार पर असर पड़ता है? कुछ हद तक पड़ता है, लेकिन जो पिछला डिक्लाइन आया था एक्चुअली उसमें दूसरा एक फैक्टर था, और वो ये फैक्टर था कि वो कहते हैं कि आईएमएफ की कंडीशनलिटी की वजह से जो टैक्स के एग्जम्पशन से उसकी विड्रॉल की जो है वो खबरें मार्केट में थी, और उसमें बड़ी स्पेकुलेशन चल रही थी। और ख़ास तौर पे ये था कि ये म्यूचुअल फंड के ऊपर से जो है जो टैक्स एग्जम्पशन है वो विड्रॉ हो जाएगी, तो उससे फिर वो म्यूचुअल फंड की तरफ से सेल आ गई और मार्केट गिरी। लेकिन जैसे ही उसमें क्लैरिटी आई तो आपने देखा ये 2-3 दिन में मार्केट फिर वहीं आ गई जहां ये पहले कुछ दिनों पहले जो है गिरने से पहले थी। तो मेरी नज़र में ये जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं उसका असर जरूर पड़ता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना ये टैक्स के जो है वो मैटर्स थे, और उसकी वजह से जो है मार्केट में नर्वसनेस आई थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। और कोविड के बाद का जो पीरियड है उसमें पाकिस्तान की इकॉनमी खासी हद तक बेहतर हुई है, और जितना नुकसान दुनिया के दूसरे मुल्कों को हुआ उतना पाकिस्तान को नहीं। और आखिर में एक बार फिर वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि बराए करम चेयरमैन पैमरा सलीम बेग साहब के खिलाफ कोई नोटिस लिया जाए, कोई कार्रवाई की जाए, और बोल के खिलाफ जो उनके इक़दाम हैं उनसे मुताल्लिक गौर किया जाए और बोल के साथ इंसाफ किया जाए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।